बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित, पर गहलोत की बॉडी लैंग्वेज ने खोले महागठबंधन के एक जैसा न होने के राज। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। पटना के एक होटल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इस घोषणा के लिए पटना आए थे, ने न केवल तेजस्वी को भविष्य का नेता बताया, बल्कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी किया। इसमें पहला नाम मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख का तय किया गया, जबकि दूसरे का नाम चुनाव परिणाम के बाद तय किया जाना है। हालांकि एकता दिखाने के लिए आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के हावभाव और बंद कमरे में हुई माथापच्ची ने गठबंधन के भीतर की नई दरारों और असहजता को भी उजागर कर दिया। एकजुटता के मंच पर चेहरे के अलग संकेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई तो मंच पर एक विरोधाभास साफ दिखा। तेजस्वी यादव आत्मविश्वास और सहजता से भरे दिख रहे थे, मगर अशोक गहलोत के चेहरे पर हल्की निराशा और असहजता झलक रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत ने अपने शब्दों में भले ही सौहार्द दिखाया हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस बिहार में अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। गहलोत का ये भाव इस बात की पुष्टि करता दिखा कि ये फैसला भले ही सामूहिक बताया गया हो, लेकिन इसकी पहल और जोर आरजेडी खेमे से ही आया है। 30 मिनट का बंद कमरा मंथन और दरारें। सीएम फेस की घोषणा से ठीक पहले तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत के बीच लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में गहन बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कांग्रेस के हिस्से की सीटों और साझा अभियान रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। खबर है कि गहलोत चाहते थे कि सीएम फेस का ऐलान कांग्रेस के साथ एक संयुक्त बयान के रूप में किया जाए, मगर आरजेडी ने नेतृत्व की घोषणा का पल अपने हाथ में रखा। इसी वजह से ऐलान के समय कांग्रेस नेताओं और यहां तक कि वाम दलों के नेताओं का उत्साह भी सीमित दिखाई दिया। सीएम फेस तय, पर क्या भ्रम वाकई खत्म? महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि अब कोई भ्रम बाकी नहीं रहा है, लेकिन अंदरूनी सच्चाई इसके विपरीत दिखती है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव को पहले से ही फ्री हैंड मिल चुका है और कांग्रेस की भूमिका एक सहयोगी दल तक ही सिमट गई है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का वादा तो मिला है, लेकिन सीट बंटवारे में उनका प्रभाव अभी भी सीमित नजर आ रहा है। ये ऐलान वास्तव में एकता की निशानी है या केवल एक अस्थायी राजनीतिक समझौता, ये सवाल अब भी बना हुआ है। युवा चेहरा बनाम अनुभव की राजनीति पर बयान। अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को युवा और भविष्य का नेता बताते हुए कहा कि जनता उनका साथ देती है जिनका लंबा फ्यूचर होता है। हालांकि राजनीति के जानकार इस बयान को समर्थन से ज्यादा तटस्थता का संकेत मान रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपने पुराने जनाधार को वापस लाने की कोशिश में थी और तेजस्वी के चेहरे को लेकर संशय में थी कि ये इसमें मददगार होगा या नहीं। इसलिए इस घोषणा को सिर्फ एक नेतृत्व का ऐलान नहीं, बल्कि महागठबंधन की सियासी मजबूरी भी माना जा रहा है। नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी के विवाद में महागठबंधन। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के साथ बिहार की चुनावी जंग का स्वरूप अब साफ हो गया है। लेकिन इस घोषणा ने नेतृत्व का सवाल खत्म किया तो हिस्सेदारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कांग्रेस, वीआईपी और वामदल पूरी तरह से तेजस्वी की अगुवाई में सहज होंगे? क्या इस गठबंधन में सभी सहयोगियों को उनके वजन के हिसाब से सम्मान और सीटें मिलेंगी? या फिर ये गठबंधन भी पिछली बार की तरह नेतृत्व बनाम हिस्सेदारी के विवाद में उलझ जाएगा? भले ही ये तस्वीर एकता की हो, लेकिन नेताओं के हाव भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि महागठबंधन में अब भी सब कुछ एक जैसा नहीं है। बांग्लादेश। भारत से समझौतों के मुद्दे पर आपस में भिड़े सलाहकार क्या कह रहे हैं जानकार? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में भारत के साथ विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े समझौतों को लेकर सलाहकारों के बीच विरोधाभास सामने आया है, जिसने दोनों देशों के संबंधों में हालिया तनाव के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। सलाहकारों के विरोधाभासी दावे। आसिफ महमूद, अंतरिम सरकार के सलाहकार। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ हुए 10 समझौतों को रद्द कर दिया गया है और अन्य की समीक्षा की जा रही है। उनकी पोस्ट में जिन समझौतों को रद्द करने की बात कही गई, उनमें त्रिपुरा चटगांव रेलवे परियोजना, अभयपुर अखौरा रेलवे ट्रैक विस्तार परियोजना, आशुगंज अगरतला कॉरिडोर परियोजना, फेनी नदी पर जल प्रबंधन परियोजना और पेट्रोल पाइपलाइन विस्तार समझौता शामिल थे। साथ ही अदानी पावर से बिजली आयात समझौते और गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़े समझौते की दोबारा समीक्षा की बात कही गई। मोहम्मद तौहीद हुसैन, विदेश मामलों के सलाहकार। उन्होंने आसिफ महमूद के दावे को पूरी तरह सही नहीं बताया।
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने अब तक भारत के साथ केवल एक समझौता रद्द किया है, जो कि भारतीय कर्ज से टगबोट छोटा जहाज खरीदने का समझौता है। उन्होंने पुष्टि की कि कुछ अन्य परियोजनाओं और समझौतों की समीक्षा की जा रही है। तौहीद हुसैन ने टगबोट समझौता रद्द करने की वजह बताई कि मूल्यांकन के बाद ये परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभदायक नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि मीरसराय और मोंगला में भारतीय आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान को रद्द करने पर विचार विमर्श चल रहा है और अदानी पावर के साथ बिजली आयात समझौते तथा गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण पर भी विचार किया जाएगा। भारत बांग्लादेश संबंधों में कड़वाहट। अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से ही भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों में लगातार कड़वाहट बढ़ी है, जिसका असर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। पिछली सरकार के दौरान हुए समझौतों को सार्वजनिक करने और देश के हितों के खिलाफ जाने वाले समझौतों को रद्द करने की मांग उठ रही थी। हाल के घटनाक्रम। भारत ने बांग्लादेशियों को वीजा देने की दर और संख्या में कटौती की है। सीमा पर तनाव बढ़ा है, जैसे पुश इन की घटनाएं। भारतीय बंदरगाहों के जरिए दुनिया के दूसरे देशों को बांग्लादेशी सामान भेजने की सुविधा भी वापस ले ली गई है। जानकारों की राय और कूटनीतिक असर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों और पूर्व राजदूतों का मानना है कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर नहीं है और ऐसी स्थिति में समझौतों को रद्द करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समझौता रद्द करने की प्रक्रिया। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया उसकी शर्तों पर निर्भर करती है। समझौता रद्द करने की वजहें हो सकती हैं: मियाद खत्म होना, दोनों पक्षों की सहमति, या एक पक्ष द्वारा समझौते से बाहर निकलना। डॉक्टर इम्तियाज अहमद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ के अनुसार, सहमति पत्र MOU रद्द करना आसान है, लेकिन समझौते के लिए शर्तों पर निर्भर रहना होता है। नियमानुसार इसे रद्द करने से पहले दोनों पक्षों में विचार विमर्श जरूरी है। उनका कहना है कि एकतरफा तरीके से रद्द करने पर राजनयिक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पूर्व राजदूत मुंशी फैज अहमद कहते हैं कि हितों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में कोई भी पक्ष रद्द कर सकता है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और कूटनीतिक शिष्टाचार को ध्यान में रखना जरूरी है। कूटनीतिक असर। मुंशी फैज अहमद की राय है कि समझौतों को रद्द करने के बजाय दोनों देशों को आपसी संबंधों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर इम्तियाज अहमद का मानना है कि यदि आपसी बातचीत के जरिए समझौता रद्द होता है तो खास असर नहीं होगा, लेकिन एकतरफा फैसले का नतीजा कूटनीतिक रूप से अच्छा नहीं होगा और भारत जवाबी प्रतिक्रिया दे सकता है। भारतीय नौसेना को मिला पहला पनडुब्बी रोधी माहे युद्धपोत, स्वदेशीकरण में नया मील का पत्थर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC माहे को गुरुवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। ये 8 ASWSWC की श्रृंखला का पहला पोत है। प्रमुख विवरण। पोत का नाम माहे। प्रकार एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC। श्रृंखला 8 ASWSWC की श्रृंखला का पहला पोत। निर्माता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। स्वदेशी सामग्री, इसमें 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। आकार और संचालन। 78 मीटर लंबा डीजल इंजन वाटरजेट संयोजन से संचालित होने वाला ये सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है। हस्ताक्षरकर्ता। स्वीकृति पत्र पर निम्नलिखित ने हस्ताक्षर किए: डा S हरिकृष्णन, निदेशक संचालन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कमांडर अमित चंद्र चौबे, कमांडिंग ऑफिसर, नामित माहे। युद्धपोत माहे की क्षमता। माहे को निम्न कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है: पानी के भीतर निगरानी, खोज और बचाव कार्य, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, लिमो, तटीय पनडुब्बी रोधी ताकत बढ़ाना, ASW रॉकेट और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता के साथ। इसकी डिलीवरी नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रयासों और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा खरीद की नई नियमावली DPM 2025 जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए गुरुवार को नई नियमावली जारी की। नियमावली का नाम रक्षा खरीद नियमावली DPM 2025। प्रभावी होने की तिथि 1 नवंबर से। नई नियमावली के लाभ और उद्देश्य। सुविधा। तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राजस्व खरीद में सुविधा होगी। सरलीकरण और एकरूपता। प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी।
परिचालन तैयारी सशस्त्र बलों को परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। अवसर रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) और स्टार्टअप को अधिक अवसर मिलेंगे। शासन खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कारोबार में सुगमता, निर्णय लेने में तेजी लाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए मौजूदा DPM के कुछ प्रमुख प्राविधानों में बदलाव किया गया है। विलंब क्षतिपूर्ति LD में ढील। नई नियमावली में वस्तु और सेवाएं पहुंचाने में देरी पर क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि LD को लेकर ढील दी गई है। श्रेणी देरी पर अधिकतम LD। लागू LD प्रति सप्ताह। अत्यधिक देरी सामान्य मामले अधिकतम 10%, 0.5%। स्वदेशीकरण के मामले अधिकतम 10%, केवल 0.1%। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विलंब शुल्क LD के प्रावधानों में विशेष रूप से ढील दी गई है। इरफान, नायर और चोपड़ा ने भारतीय टीम को दिए टिप्स। तीसरे वनडे में कोहली पर रहेंगी नजरें। एडिलेड में रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है। अब भारत इस सीरीज का अंत सकारात्मक अंदाज में करने के इरादे से सिडनी में होने वाले आखिरी वनडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जियो स्टार पर एक एक्सक्लूसिव बातचीत में क्रिकेट विशेषज्ञों इरफान पठान, अभिषेक नायर और आकाश चोपड़ा ने अपनी राय साझा की कि टीम इंडिया को सीरीज के आखिरी मैच में जीत हासिल करने के लिए क्या करना होगा। विराट कोहली को लेकर इरफान पठान की राय। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौटने के बाद सिडनी में विराट कोहली पर रन बनाने का दबाव होगा। इरफान पठान ने कोहली के फॉर्म और दृष्टिकोण पर बात करते हुए कहा, विराट कोहली का फॉर्म महत्वपूर्ण है। उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब वो ऐसा करने लगते हैं तो किसी भी विरोधी टीम के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि विराट तेजी से स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर देंगे, बोर्ड पर कुछ रन बनाएंगे और एक बार ऐसा हो जाने के बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तेज गेंदबाजों पर अभिषेक नायर का मत। अभिषेक नायर का मानना है कि भारतीय तेज गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर और अधिक प्रभावी होना होगा। भारत के तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट लेने होंगे। इन ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर उन्हें जिस तरह की मदद मिल रही है, उसे देखते हुए उन्हें परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना होगा और अपने प्रदर्शन में इसे दिखाना होगा। मैं भारतीय तेज गेंदबाजों को खासकर नई गेंद से शुरुआत में ही स्ट्राइक करते और प्रभाव छोड़ते देखना चाहूंगा। कुलदीप यादव पर आकाश चोपड़ा का सुझाव। आकाश चोपड़ा ने सिडनी की पिच को ध्यान में रखते हुए टीम संयोजन पर अपनी राय दी। सिडनी में 3 तेज गेंदबाजों की जरूरत शायद न पड़े, क्योंकि ये आमतौर पर स्पिन के लिए अनुकूल पिच होती है। कुलदीप यादव को यहां गेंदबाजी करना पसंद है। ये एक बड़ा मैदान है और आप बीच के ओवरों में इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत को कुलदीप को खिलाना चाहिए और बीच के ओवरों का फायदा उठाना चाहिए, जिससे विकेट लेने के मौके बनेंगे और स्पिन के जरिए दबाव बनेगा। भारतीय टीम इन पूर्व खिलाड़ियों के टिप्स पर कितना अमल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वे सीरीज में सांत्वना भरी जीत के लिए जोर लगाएंगे।